हेलो बच्चों, आप सबको पहले तो हमारी तरफ से बधाई एलएलबी के सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की। हमारी हमेशा ही आप लोगों के साथ शुभकामनाएं थी। हम चाहते थे आप लोग सफल हो, तो आज हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी लोग सफल हैं। दूसरी आप लोगों को बधाई कि इतने दिनों तक कोरोना से आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी उसके लिए आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी। उसका एक टॉपिक है महिलाओं की स्थिति। आज हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। उसका रीजन है कि महिलाएं ही किसी भी देश की उन्नति की आधारशिला होती है, इसीलिए आज क्लास की आधारशिला होगी महिलाएं। तो महिलाओं की स्थिति स्वतंत्रता से पहले बहुत ही दयनीय थी और आसीन थी, और उसके बाद जब मध्यकाल आया यानी कि मुगल शासन काल, मध्यकाल जब आया तब महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे बाउंडेशन लग गए, बहुत सारी बंदिशें लग गई। जैसे वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती हैं, वो चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती हैं, पर्दा प्रथा, हजारों तरीके की बंदिशें मुगल शासन काल में महिलाओं पर लगा दी गई थी, जिसकी वजह से उनकी स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। लेकिन जैसे ही अंग्रेजी शासनकाल हमारे देश पर प्रारंभ हुआ, उस समय महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसका एक रीजन भी था। उसका रीजन ये था कि जो अंग्रेजी शासनकाल था, इंग्लैंड में महिला और पुरुष को लगभग बराबर ही सम्मान प्राप्त होता था। उस समय महिला और पुरुष दोनों की स्थिति समान ही मानी जाती थी, इसलिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए हमारे देश में भी महिलाओं की उन्नति के लिए। जैसे शिक्षा को लेकर हो, चाहे पर्दा प्रथा को लेकर हो, काफ़ी कुछ सुधारों का उन्होंने शुभारंभ किया था। कई सारे ऐसे समाज सुधारक भी थे जिन्होंने हमारी महिलाओं के लिए काफ़ी प्रयास किए जिससे उनकी स्थिति सुधर सके। इनमें से कुछ समाज सुधारकों के नाम हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, गांधी जी, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन सभी ने काफ़ी प्रयास किए थे महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए। इसके अलावा कुछ और भी लोग थे, जैसे कि दयानंद सरस्वती हैं, एनी बेसेंट हैं, दयानंद सरस्वती और एनी बेसेंट। इन्होंने अथक प्रयास किए कि महिलाओं की स्थिति सुधरे हमारे भारत देश में, जिसके लिए इन्होंने कई सारी कुप्रथाओं को भी समाप्त करने के प्रयास किए। कुप्रथाओं का मतलब होता है ऐसी प्रथाएं जो हमारे मानवता के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो, ऐसी प्रथाओं को बोलते हैं कुप्रथाएं। ऐसी कुप्रथाएं जैसे कि दहेज प्रथा थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, विधवा विवाह निषेध, इस तरीके की जो भी प्रथाएं थी उनको समाप्त करने में इन सभी समाज सुधारकों ने अपना सहयोग दिया था। वैसे बच्चों, सती प्रथा कौन सी होती है, कुछ याद है आप लोगों को? फर्स्ट सेमेस्टर में समझाए थे सती प्रथा। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार रिपीट करते हैं, इसको याद कर लीजिए। टिप्पणी में कई बार पूछी जाती है सती प्रथा, जौहर प्रथा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो सती प्रथा वो प्रथा थी जिसमें अगर किसी महिला का पति एक्सपायर हो जाता है तो उस महिला के पति के सब के साथ ही जिंदा महिला को बैठाल कर उसको सब में मुखाग्नि दे दी जाती थी। इस प्रकार की प्रथा को बोलते थे सती प्रथा। उसमें महिला की इच्छा शामिल हो या ना हो, दोनों ही बातें होती थी, क्योंकि कोई भी अपनी इच्छा से अपने आप को मृत्यु प्राप्त नहीं कराना चाहता है। लेकिन हमारे देश में ऐसी प्रथाएं हमेशा ही प्रचलित रही हैं जिनसे हमारे देश को कभी ना कभी कोई ना कोई नुकसान उठाना ही पड़ा है। इसके अलावा बाल विवाह क्या होता है भाई? जब हमारे यहाँ हमारे भारत देश में विवाह की जो आयु मानी गई है वो मानी गई है कन्याओं के लिए 18 वर्ष। तो 18 वर्ष से पहले जब कन्याओं का विवाह करा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं बाल विवाह होना।
तो बाल विवाह भी एक कुप्रथा थी। क्यों कुप्रथा थी? अगर बच्चों का आप विवाह करा देंगे तो भविष्य में उनका स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा ही हानि प्राप्ति करनी पड़ती है। ऐसे ही थी एक और जो कुप्रथा थी, तो वो थी विधवा विवाह निषेध। निषेध मीन्स होता है रोक। विधवा विवाह होना तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर रोक लगाना ये बहुत ही गलत बात होती है, जो महिलाओं के अधिकारों का हनन करती है। तो इस प्रकार की कुप्रथाओं को समाप्त करने में इन सभी समाज सुधारकों ने अपना सहयोग दिया था। लेकिन जब अंग्रेजी शासनकाल आया तो महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुए, क्योंकि हमने अभी अभी बताया ही आपको कि जैसे कि अंग्रेजों में जो होता है, महिला और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार प्राप्त होता है। अब जो आती है वो है हमारी भारतीय महिलाओं की समस्याएं। ये तो मेन पॉइंट है भाई, भारतीय महिलाएं हैं तो उनकी समस्याएं भी है, उनका निवारण भी है, और वर्तमान स्थिति में जो महिलाएं निकल के आई है उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त हुई है। तो अब जो है वो है हमारी भारतीय महिलाओं की समस्या। आप लोग भी थोड़ा अपने आप मेंशन किया करिए, सोचा करिए, इमेजिन किया करिए कि कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है महिलाओं को। कि आप में से आधे बच्चे तो लगभग कन्या ही है, और कन्या है तो अपनी मम्मियों को भी देखे होंगे आप लोग, अपनी दादियों को भी देखे होंगे, अपने परिवारों में भी देखे होंगे, अपने भाई बहनों में भी देखे होंगे कि कई समस्याएं होती है गर्ल्स को लेकर। आप अपने परिवार में ही देख लो, आपके भाई और आप में कुछ ना कुछ डिफरेंस किए जाते हैं, कुछ ना कुछ अंतर किए जाते हैं। ज्यादातर अगर आपके पेरेंट्स के द्वारा नहीं होंगे तो दादी बाबा के द्वारा होंगे, दादी बाबा के द्वारा नहीं होंगे तो समाज के द्वारा होंगे। तो हमारा जो पहली हेडिंग यानी पहली समस्या जो होगी वो है हमारी लिंग भेदभाव को लेकर। पहली समस्या है लिंग भेदभाव। लिंग भेदभाव मीन्स जेंडर को लेकर होने वाले डिफरेंस। तो ज्यादातर परिवारों में, देखो आधुनिक काल में तो नहीं कह सकते, इसमें काफी कमी आई है, लेकिन प्राचीन काल में ज्यादातर परिवारों में लिंग को लेकर भेदभाव किया जाता। एक ही परिवार की, एक ही माता पिता की दो संतान अगर पुत्र और पुत्री है तो उनमें बहुत ही अंतर किया जाता था, पक्षपात किया जाता था। पुत्री को उतने अधिकार प्राप्त नहीं होते थे जितने कि पुत्र को प्राप्त हो जाते थे। इसकी वजह से भी महिलाओं की स्थिति उतनी नहीं सुधर सकी जितनी की सुधरनी चाहिए थी, क्योंकि उनको उतने अधिकार भी प्राप्त नहीं हुए जितने की परिवारों में पुत्रों को प्राप्त थे। उसका रीजन क्या था? एक्चुअली हमारा जो भारतीय समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। आप थोड़ा सा आप लोग अपने अपने दिमाग पर जोर लगाइए। आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में हम बताए थे पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है। पितृसत्तात्मक समाज यानी कि जिसमें समाज में अधिकार किसका है? पिता का। यानी कि चाहे संपत्ति हो, चाहे कोई भी आपके अधिकार क्षेत्र में कोई भी किया गया कार्य हो, उस पर अधिकार होगा पिता का, अर्थात पुरुष का। तो जो भी पिता या पुरुष जो भी आपको कार्य दिए जाएंगे वो महिलाओं को करने होते थे, जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति हमेशा ही दयनीय होती है। अब आप लोग खुद ही देखते हो, जिसके पास पावर होती है उसकी स्थिति पावरफुल कहलाती है, जिसके पास पावर नहीं उसकी स्थिति दयनीय है। इसीलिए महिलाओं की स्थिति हमेशा ही पुरुषों की अपेक्षा दयनीय रही थी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम की बात नहीं है, ये बीते हुए समय की बात है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो महिलाएं पुरुषों के कंधे से छोड़ो, पुरुषों से आगे भी बढ़ने को तैयार रहती हैं। अगली जो हमारी पॉइंट होगी वह है वैवाहिक समस्या। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। वैवाहिक समस्या। अभी अभी हमने आपको बताया हमारा भारतीय समाज कैसा है, पितृसत्ता। यानी मुखिया कौन? पिता। यानी कि मुखिया ने यानी कि पिता ने अगर कोई निर्णय किया है तो उस परिवार के हर सदस्य को, खास तौर पे महिलाओं को उस निर्णय को मानना ही पड़ता था। यानी विवाह संबंधी कोई भी अधिकार कन्याओं को प्राप्त नहीं था। वो अपनी इच्छा अनुसार अपना वर नहीं चुन सकती हैं, अपनी इच्छा अनुसार विवाह संबंधी किसी कार्य को नहीं कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे भारतीय समाज में। अगर कोई महिला अपनी पसंद से विवाह करना चाहती है तो वो बिल्कुल नकार दिया जाता था, चाहे वो जातिवाद को लेकर हो, चाहे वो परिवार के सम्मान को लेकर।
इसीलिए महिलाओं की स्थिति विवाह संबंधी समस्या को लेकर भी बहुत ही दयनीय थी। और एक जो अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताई कुप्रथाएं, कुप्रथाओं में सबसे बड़ी प्रेजेंट टाइम हो चाहे निकल चुके टाइम की बात हो, दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसने बहुत विकराल रूप ले लिया था। एक राक्षस रूपी होती है दहेज प्रथा, जिसकी वजह से लोगों के विचारों में भी बहुत अधिक गहनता से ये विचार आया कि अगर हमारे घर में कन्या होती है तो भविष्य में उसको अधिक से अधिक दहेज भी देना पड़ेगा। और दहेज ना देने की इच्छा के कारण ही ज़्यादातर परिवारों में कहते हैं कि हमारे परिवार में अगर पुत्र जन्म लेता है तो दहेज प्राप्त होगा, अगर कन्या जन्म लेती है तो हमको दहेज देना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि हमारे परिवार में पुत्र प्राप्ति ही हो। एक दूसरा रीजन भी है इस समस्या का, वो रीजन ये है कि हमारे हिंदू समाज में ये मान्यता होती है, हमारे हिंदू समाज में ये कहा जाता है कि अगर पुत्र प्राप्त होगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अगर कन्या प्राप्त होगी तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए लोग चाहते थे कि उनके घर में पुत्र हो। और ये एक वैवाहिक समस्या इसलिए भी कही जाती है कि जब ऐसा कोई रीजन दहेज जैसा आता है तो माता पिता जो गरीब परिवार के होते हैं वो क्या करते हैं, दहेज के कारण या तो बच्चों का बाल विवाह करा देते हैं, और अगर बाल विवाह नहीं करा पाए तो बेमेल विवाह करा देते हैं। बेमेल विवाह क्या होता है ये भी हमने आपको पिछले उसमें सेमेस्टर में बताया था। थोड़ा बहुत आप लोग पिछली वाली जितने भी आपके नोट्स वगैरह रखे हैं या बुक्स वगैरह है उनको बार बार रिपीट करिए, उनको समझिए, क्योंकि वही बार बार डिटेल में आते हैं और थोड़ी व्याख्या ज़्यादा हो जाती है, बस कहीं ना कहीं वो पॉइंट आते जरूर। अब बात हो रही बेमेल विवाह। बेमेल विवाह कौन सा विवाह होता है, जिसमें बेमेल यानी कि जिसमें कोई मेल नहीं होता है। कन्या की या तो उम्र से बहुत अधिक उम्र या तो पिता के उम्र के वर्ष से उसका विवाह करा दिया जाता है, या फिर कन्या अगर स्वस्थ है तो किसी अपंग या अस्वस्थ व्यक्ति से उसका विवाह करा दिया जाता है। तो ऐसे विवाह को बोलते हैं बेमेल विवाह। और ऐसी स्थिति में कभी भी कन्याओं की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाती है और शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाती है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। ये तो हर व्यक्ति के लिए होता है स्वास्थ्य संबंधी समस्या, पर कन्याओं के लिए ये कुछ ज्यादा ही स्वास्थ्य संबंधी समस्या। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे भारतीय समाज में जब पुत्र और पुत्री किसी परिवार में होते हैं तो पुत्रों को मान्यता ज़्यादा दी जाती है और कन्याओं को मान्यता कम दी जाती है, जिसकी वजह से पुत्रों को तो सुयोग्य पोषण मिल जाता है, जितना उनको चाहिए पोषण की आवश्यकता है उचित पोषण उन्हें प्राप्त हो जाता है, पर कन्याओं को उतना उचित पोषण प्राप्त नहीं होता है। देखते हो अगर कोई निर्धन परिवार भी है उसमें अगर एक ही गिलास दूध है, अगर उन्हें दोनों बच्चों को देना है तो ज़्यादातर ये देखा जाता है वो पुत्रों को वो गिलास दूध दे देते हैं, पर पुत्री से कहते हैं आप आज नहीं कल ले लीजिएगा। ये अक्सर होता है। ऐसी भोजन को लेके भी हो जाता है कभी कभी। मान लीजिए कोई फ्रूट्स ही आ गए आपके घर में, तो अगर उतनी सुविधा नहीं है, अगर सुविधा है आज के टाइम में तो ऐसा होता है कन्याएं खुद ही लेंगे, लेकिन ये प्राचीन टाइम की बात हो रही है। तो अगर सुविधा नहीं है तो ज़्यादातर व्यक्ति अपने पुत्रों को खिलाना पिलाना पसंद करते हैं, कन्याओं को खिलाना पिलाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी कौन है, पुत्र, ना कि कन्या। कन्या एक पराया धन है, इस वजह से वो उनके पोषण पे उतना ध्यान नहीं देते। पर वर्तमान समय में ऐसी सोच बहुत कम हो चुकी है। अब तो कई परिवारों में ये होता है कन्या हो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों को ही बराबर सम्मान और अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है शिक्षा संबंधी समस्या। शिक्षा संबंधी समस्या, जैसे अभी हमने कहा प्राचीन काल में सबसे बेहतर अगर महिलाओं की स्थिति थी तो वो थी वैदिक काल में। उस समय कई विदुषी महिलाएं, कई विद्वान महिलाएं उत्पन्न हुई थी, जैसे कपाला है, गांधी है, इन लोगों ने काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन जैसे ही मध्यकाल आया यानी मुगल शासन काल आया, महिलाओं पे बहुत सारी बंदिशें लग गई, और सबसे बड़ी बंदिश अगर उन पर लगी तो वो थी शिक्षा संबंधी बंदिशें।
महिलाओं को ये कहा गया कि आपको शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप ज़्यादा पढ़ लिख जाओगे तो पुरुषों से आगे निकल जाओगे और ऐसा इस समाज में होने नहीं दिया जाएगा। मुगल शासन काल में महिलाओं को पर्दा प्रथा के अलावा शिक्षा संबंधी कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। उनको एक तरीके से अशिक्षित जीवन बिताना पड़ा था उस शासन काल में। लेकिन जैसे जैसे काल और युग बदलते गए, अंग्रेजी शासन काल जब हमारे देश में आया तो धीरे धीरे शिक्षा संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाने लगा, क्योंकि अभी जैसे हम पहले भी बता चुके हैं। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने गौर की, अंग्रेजी शासनकाल हम लोग बहुत बुरा गए। हाँ, बुरा था, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, लेकिन कई सारे ऐसे अधिकार भी हमें प्रदान किए जो हमारे देश के लिए आवश्यक थे। शुरू से हम बताते आ रहे हैं, कोई भी घटना हो, कोई भी किया गया कार्य हो, वो एक सिक्के की तरह होते हैं, उसके हमेशा दो ही पहलू होते हैं। दो पहलू होने का मतलब हर सिक्के की अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। अगर उन्होंने हमारे देश पे अपना शासन चलाया तो उसकी कुछ अच्छाई भी हमको प्राप्त हुई और उसकी कुछ बुराई भी हमको प्राप्त हुई। तो शिक्षा संबंधी समस्या हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले बहुत अधिक थी। महिलाएं बहुत अधिक अशिक्षित थी और हमारे देश जब स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ, एक चीज और, हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था? आप लोगों से कई बार पूछे भी है, कई बार बताए भी है। 1947 में स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ। महिलाओं को कई अधिकार भी उसके बाद प्राप्त होने लगे। महिलाओं की पारिवारिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। यानी कि हमारे लिए, अर्थात महिलाओं के लिए, स्वतंत्रता के बाद एक स्वर्ण काल प्रारंभ हुआ जो कहीं ना कहीं उनसे छिन गया था। अगली जो समस्या है वो है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या, ये आर्थिक मीन्स क्या होता है बेटा? आर्थिक का मतलब होता है धन धान्य, अपने पैरों पे खड़े होने की समस्या। स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, हमारा जो भारतीय समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज का है। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब सत्ता पिता के हाथों में, यानी कि सारे अधिकार पिता के हाथों में। और दूसरी हमारी कई समस्याओं को लेकर भी आपको बता चुके, जैसे अभी अभी आपने पढ़ी शिक्षा संबंधी समस्या। जब महिलाओं को शिक्षा ही प्राप्त नहीं हुई उतनी, तो वो अपने पैरों पे ही कब खड़ी हो पाएंगी? और जब पैरों पर ही खड़ी नहीं हो पाएंगी तो उनकी आर्थिक स्थिति भी कहाँ से अच्छी हो सकती है? एक चीज आप गौर करेंगे, जिस महिला या पुरुष की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, परिवार में उसको उतना ही अधिक सम्मान भी प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या के कारण भी महिलाओं की स्थिति दयनीय रही। वो आर्थिक तौर पे सदैव ही पुरुषों पर निर्भर रही हैं। आप अपने ही परिवार में देख लीजिएगा, ज्यादातर आप अपने पेरेंट्स पे ना जाइए, ग्रैंड पेरेंट्स पे जाइए, आप अपने दादी बाबा के उस पे जाइए, तो देखेंगे आप कि दादी हमेशा ही पैसों के लिए, धन के लिए, आर्थिक रूप से अपने आपके बाबा पर निर्भर रही होंगी। आज भी स्थिति में काफी सुधार हुआ है महिलाओं के, फिर भी कई परिवारों में अभी भी महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों पर ही डिपेंड होती है। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए उन्हें पुरुषों से ही धन प्राप्त करना पड़ता है। तो आर्थिक समस्या के कारण भी महिलाओं की स्थिति दयनीय रही थी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या, ये सामाजिक समस्या क्या होती है? यानी कि समाज में महिलाओं के लिए होने वाली समस्याएं। समाज बनता किससे है? पहले भी बताया, समाज यानी कि सोसाइटी, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों से होने वाली क्रिया से बनता है समाज। अब सामाजिक संबंधों और क्रिया, यानी कि अगर महिलाओं के प्रति पुरुष कैसा है भाई, हमारा समाज है पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान। अगर पुरुषों की सोच ही महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं होगी तो उनकी सामाजिक स्थिति कहाँ से अच्छी हो सकती है? अगर परिवार में आपके पिता, आपके बाबा, आपके भाई ही आपके प्रति अच्छी सोच नहीं रखते हैं, महिलाओं को नीचा दिखाने की सोचते हैं, महिलाओं को शिक्षित ना करने की सोचते हैं, महिलाओं को सदैव ही आर्थिक रूप से अपने ऊपर डिपेंड रहने की सोचते हैं, तो ऐसे
पुरुष प्रधान समाज में हमेशा ही महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है, उनकी सामाजिक समस्या बरकरार रहती है। इसलिए सामाजिक समस्या सुधारने के लिए महिलाओं की स्थिति सुधारना बहुत ही आवश्यक है। सबसे बड़ी बात, समाज में क्या सोच बनी हुई है। भाई समाज है हमारा पुरुष प्रधान, उनके दिमाग में पहले से ही ये बसा हुआ है कि कोई भी कार्य महिला उनसे ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं कर सकती। महिलाएं कई ऐसे कार्य नहीं कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। महिलाओं को अगर कोई ऊंचा पद दे दिया जाए या ऊंचा कार्य करने को कह दिया जाए तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकती है। ऐसी सोच होती है पुरुष प्रधान समाज की, जिसकी वजह से हमेशा ही ये समस्या बनी रहती है। उन्हें कभी भी उच्च पद नहीं दिए जाते हैं, यही सोच के कारण। चलो, ये तो थी हमारी महिलाओं की सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं, यानी कि भारतीय महिलाओं की टोटल समस्याएं। इनके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं जो आप स्वयं भी सोच विचार सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैम पढ़ाएं, जो सर पढ़ाएं, सिर्फ आप उतना ही ध्यान दें। आप कहीं से भी कितना भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने परिवार से भी ले सकते हो, अड़ोस पड़ोस से भी ले सकते हो। हमने हमेशा ही कहा है, कभी भी किसी सब्जेक्ट का रट्टू तोता वाला कार्य बिल्कुल न करें। आप स्वयं भी उस पर अपना कार्य करें। अब आते हैं समस्याओं के समाधान को लेकर, यानी कि वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुए हैं और इनकी समस्याओं के निराकरण भी हुए हैं। इसके बारे में आपको फिर अगले उस पे बताते हैं। आज का इतना ही, निराकरण बताएंगे अगले समय पर। थैंक यू बेटा, इसको जरूर आप ध्यान से पढ़िएगा और जो समझ में ना आए उसको जरूर पूछिएगा।